मुसलमानों के साथ भी मोदी सरकार या भाजपा दो तरह का बर्ताव करती है कि एक वो लोग हैं जिनको पाल पोस कर बड़ा करती है और एक वो है जिनका इस्तेमाल जो है इसलिए करती है कि वो जनता की आवाज ना उठाए। लेकिन आजम खान का बाहर आना और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आना ये बताता है कि आजम खान हर हाल में बेकसूर साबित होंगे और ये सारे जो फर्जी मुकदमे हैं इन फर्जी मुकदमों की जब परतें उड़ेंगी तो आजम खान को ही फायदा होगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और पूरे हफ्ते में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। कई अहम इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता जिनको तकरीबन सेकंड चीफ मिनिस्टर कहा जाता था किसी ज़माने में, आज़म खान, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बेल दे दी और बहुत ही गैर मामूली किस्म का ऑर्डर है और गैर मामूली किस्म के कानूनी प्रावधान का उसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का, मंदिर का जो तनाज़ा है, जो विवाद है, उस पर बात करेंगे और उसमें एक जज साहब हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कानून को एक तरफ रख करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा चीन ने पेंगोंग त्सो में हमारे भारत के लिए एक तरह से वो एक पुल बना रहे हैं, दूसरा पुल बन रहा है, वहाँ की फौज बना रही है, लेकिन हमारी भारत सरकार बिल्कुल खामोशी से उस पर कोई किसी किस्म का अभी तक रिएक्शन नहीं आया है। और उसके अलावा महंगाई का हाल ये है कि 50, 60, 70 यहाँ तक भी आटा इस देश में बिकने लगा है। आखिर कहाँ जाएंगे लोग जिनके पास ना तो रोजगार है और दूसरी तरफ महंगाई है, वो पेट कैसे भर सकेंगे? आखिर देश किस तरफ जा रहा है? पेट्रोल का 100 से ऊपर आंकड़ा पहले ही जा चुका है, अब आटे की बारी है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है आटा, पेट भरने के लिए। इस सब पर बात करने के लिए रविंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष। रविंद्र कुमार जी, आपकी बेबाक राय लोग सुनते हैं और बहुत ही एक तरह से हिम्मत भी मिलती है कि अभी देश में कुछ लोग बोलने वाले मौजूद हैं। आप बहुत बेबाक अंदाज में बोलते हैं। आप बताइए कि आखिर ये आज़म खान वाला मामला क्या है, चूँकि उसमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बाकायदा इन्वॉल्व रही है। एक वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे आप कैसे देखें? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आप ये बात समझिए कि जो फैसला आजम खान की बेल पर आया है वो हिंदुस्तान के इतिहास की नज़ीर बन गया है। और वो इससे बन गया है कि जस्टिस एल नागेश्वर राव की 3 जजों की जो बेंच है उसने जो फैसला दिया है उसमें उसने आर्टिकल 142 भारत के संविधान का एक प्रावधान है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को न्याय करने के लिए अगर जो भी कुछ जरूरी लगे वो करने की वो पावर मिली हुई है जो उसे और किसी कानून में नहीं मिली हुई। यानी जो सामने कागज रखे हैं उस सब को दरकिनार करके भी हर चीज को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि न्याय के हित में ये करना जरूरी
जरूरी है, हाँ। इससे न्याय मिलेगा। तो उन्होंने जो ये फैसला दिया है कि उसमें ये कहा है कि आजम खान पर 87 मुकदमे चल रहे थे। 87 में जो 86 मुकदमों में उनकी बेल हो गई थी, 87 में उनकी बेल की जो अर्जी है उस पर फैसला सुरक्षित था और 3 महीने से था। तो जनवरी से उस पर सुनवाई नहीं हुई। उस पर सुप्रीम कोर्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आदमी को जिन 86 केसों में बेल मिल चुकी है, 87 में यूपी की जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वो नहीं दे रहा, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 बार सख्त टिप्पणी की। और उसके बाद जब वो उस पर फैसला होने का दिन आया तो यूपी की पुलिस ने एक नया केस आजम खान पर ये बना लिया कि हिरासत में रहते हुए उसने पुलिस वालों को धमकी दी कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और एक केस और दर्ज कर दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय का मजाक है, इट्स अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मॉकरी ऑफ जस्टिस किसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर, यूपी की पुलिस पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर, इलाहाबाद की जो मुंसिफ अदालतें उन पर, और यूपी की सारी अदालतों पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में न्याय का मखौल बनाया जा रहा है। और ये इतनी बड़ी टिप्पणी है कि अगर ये किसी विपक्षी दल की सरकार होती ना तो मोदी सरकार उस पर जो है आर्टिकल 356 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती। इसका मतलब है वह कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह भंग हो चुकी है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 142 में जो हम इनको बेल दे रहे हैं इंटरिम बेल है, और ये जब तक जारी रहेगी जब तक इनकी बेलों की जो कार्रवाई है पूरी नहीं हो जाती। तो एक तरह से आजम खान को ब्लैंकेट बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और सुप्रीम कोर्ट की ये नजीर का मतलब ये होगा, इस टिप्पणी का मतलब ये होगा कि इसका एक मतलब ये निकलता है कि आजम खान पर जो 87 मुकदमे बनाए गए हैं तकरीबन वो सारे फर्जी हैं। अब आजम खान पे मुकदमा क्या है? ये ऐसी है जी, इसने 2 बकरियां चुरा ली, 2 मुर्गियां चुरा ली, ठीक है, पुलिस वाले को धमका दिया। तो आप समझिए जिग्नेश मंगवानी जिनको कि एमएलए हैं गुजरात के, जिन्हें पकड़ के असम पुलिस ले गई थी, वहां पे भी उन्होंने यही किया था। वहां पे भी उसको कहा जी हिरासत में ऐसे असम की पुलिस की एक औरत थी, उसको जो है उसका साथ जो है शीलभंग किया और उसको गाली दी और ये दी क्या। तो वहां की अदालत ने भी कहा कि ये जो है जिस आज़ादी की लड़ाई को लड़कर हमने बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से देश ने आज़ादी प्राप्त की, उसका ये मखौल बनाया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। यानी अदालतें मानती हैं, निचली अदालत भी मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि देश में अपने विपक्षी लोगों को सताने के लिए मोदी सरकार या भाजपा की सरकारें जो है किसी भी हद तक गिर सकती हैं। और ये गिरना इतना ज्यादा है कि ऐसे में आप देखिए कि 2 तरह के मुसलमान नेता आजम खान वर्सेस ओवैसी, अगर आप सोचें तो ओवैसी क्या है? ओवैसी जो है एक तरह से इनका लैपडॉग है, और जो आजम खान है जो मुसलमानों के हितों के लिए वॉचडॉग है, उनको ये खुखार शेर समझते हैं, भेड़िया समझते हैं। तो आप देखिए कि मुसलमानों के साथ भी मोदी सरकार या भाजपा 2 तरह का बर्ताव करती है कि एक वो लोग हैं जिनको पाल पोस कर बड़ा करती है, और एक वो है जिनका इस्तेमाल जो है इसलिए करती है कि वो जनता की आवाज ना उठाए। लेकिन आजम खान का बाहर आना और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आना ये बताता है कि आजम खान हर हाल में बेकसूर साबित होंगे, और ये सारे जो फर्जी मुकदमे हैं, इन फर्जी मुकदमों की जब परतें उखड़ेंगी तो आजम खान को ही फायदा होगा। देखिए ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक इंसान की आप जिंदगी तबाह कर दो जेलों में डाल करके, अब उसके जो साल जो महीने जेल में गुजरे हैं या किसी और के भी बेगुनाह के, इस तरह से आप जिंदगियां तबाह करते हो, क्या कुछ है? क्या मतलब चाहते क्या हो? किधर ले जाना चाहते हो देश को? चाहते हैं कि लोग जो आवाज ना करें, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसका सर कलम कर देंगे। सीधी सी बात ही है। सरकार का सोच ही है कि आप सरकार के खिलाफ ना बोलें, चुप रहें, और जो सरकार आपके ऊपर जुल्म कर रही है उसे सहते रहे, कहे वाह वाह क्या मजा आ गया। जैसे हम हमेशा लिखते हैं ना कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लीज टू डिसमिस यू फ्रॉम सर्विस। यानी बिल्कुल ऐसा करें जैसे और बहुत से तानाशाहों ने अपने अपने देशों में बिल्कुल उस तरह से खामोश बैठ जाएं। हमने सद्दाम हुसैन का वो इराक देखा कि वहाँ किस तरह से सख्तियाँ होती थी, आज़ादी का मतलब ही नहीं, और बहुत सी मिसालें हिस्ट्री में हैं, एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी और बहुत सी। लेकिन हर तानाशाह को कोई याद थोड़ी करता है आज भी। हाँ याद तो लेकिन जब कोई नया बनता तो तब तो याद करते ही है कि भाई उसमें क्या हुआ कैसे हुआ। खैर, तो अब हम चलते हैं ज्ञानवापी का मामला ऐसे वक्त में क्यों उठ रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या वाकई
वो मुद्दा है जिस तरह से बताया जा रहा है, शिवलिंग खास तौर पर उस पर बड़े अजीब अजीब मजाक भी हो रहे हैं। हम किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं चाहते, रेस्पेक्ट करना चाहते हैं और धर्म के सियासी इस्तेमाल को गलत मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, मुझे एक किस्सा याद आता है कि मेरी क्लाइंट थी, वो बेचारे माली थे। हाँ, तो सीसी कॉलोनी दिल्ली में है, वहाँ के थे। तो उन्होंने जैसे पहले एक बड़ी परंपरा थी कि गंगा स्नान करने जाना, जमुना स्नान करने जाना। तो गंगा स्नान जो है 14 जनवरी को जो होता था, तो उसके घर की औरतें गई, माली थी, तो वो बहुत सारे फूल अपने साथ लेके गई कि गंगा मैया को चढ़ाएंगे, यमुना मैया को चढ़ाएंगे। तो वो जब यहाँ के निगमबोध घाट के पास पहुँची, तो निगमबोध घाट के पास पहुँचने के पहले उनमें से एक औरत को हाजत हुई। तो उसने कहा क्या करूं? तो उसकी जो जेठानी थी उसने कहा तू यहीं बैठ के कर ले। उसने दरवाजे, वो जो रास्ता था, कच्चा रास्ता था उस जमाने में, उससे थोड़ा हटकर वो जो है उसने शौच किया। और शौच करने के बाद जो है वो घर उठी, तो उठ के बाद उसने कहा कि इससे तो लोगों के पाँव खराब हो जाएंगे। तो वो मालने थी, वो अपने साथ बहुत सारे फूल लाई थी, उन्होंने फूल वहाँ रख दिए। अब जब फूल रख दिए तो ताकि वो ढक जाए, किसी के पाँव खराब ना हो। उसके बाद वो चली गई। जब वो लौट के आई, नहा के, जमुना नहा के लौट के आई, तो देखा कि वो जो पूरा जो छोटे से फूलों का ढेर था, वो बढ़कर बहुत बड़ा ढेर हो गया। और वहाँ लोगों ने पैसे चढ़ा रखे थे, और कोई मन्नत मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो औरतें ना तो ये बता पाई, लेकिन शाम को जब मेरे पास आई तो बोली जी ऐसा हुआ। तो मैंने ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ये हिंदुस्तान के लोगों की एक आदत है कि जहाँ भी कुछ देखते हैं तो मांग लेते हैं भैया कुछ मिलेगा, बिना जाने के क्या है। तो अब जैसे शिवलिंग का जो मजाक है, वो शिवलिंग का मजाक जो है दो तरह के लोग बनाते हैं। एक तो हम लोग बनाते हैं जो हिंदू हैं, और एक जो हिंदुओं को समझते हैं ना समझ आए, उनके विरोधी हैं, वो बनाते हैं। अब हिंदुओं की ये परंपरा हमने बना दी है। अखिलेश यादव ने भी जैसे कहा कि कहीं भी आप एक पत्थर का टुकड़ा लो, उस पर गोल पत्थर होना चाहिए वो, और उस पर आप सिंदूर लेप दो और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, एक माला चढ़ा दो, लोग उसको ठोक देने लगेंगे। तो आप देखिए यूपी के जौनपुर में एक फोटो आई, तो शौचालय की फोटो है। अब 3 शौचालय सड़क के किनारे बने थे, और वहां पर जो है जैसे योगी आदित्यनाथ का रंग ढंग है, या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान का तरीका है, हर चीज को भगवा पोत दो। अब वो शौचालय को भगवा पोत दिया, तो लोग जो सड़क के किनारे गुजरते थे वो नमस्ते करके चले जाते थे। अच्छा, डिजाइन भी उन्होंने ऐसे बनाया जैसे मंदिर का होता है, चौंचदार, भगवान को पुकारता हुआ। तो लोग उसको करते थे। बाद में एक फोटोग्राफर ने देखा कि भाई ये किस जगह की, ये बार बार जो है लोग गुजरते हैं सड़क पे और नमस्ते करके जाते हैं, तो पता लगे तो शौचालय है। तो हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का हिंदू जो है बड़े भोले मन का है। वो कहता है किसी के भी आगे, वो पीर फकीर हो, यानी आप पीले कपड़े पहन लो तो आपके पाँव छू लेगा, और पीले पाँव छोड़ के वो कहेगा कि मैंने मेरा कपड़े पहन लो, उनके भी छू लेगा। वो कहता है मेरा जा क्या रहा है, भाई झुकने में हमारा जा क्या रहा है, हो सकता है कुछ मिल ही जाए, बिल्कुल कुछ मिल ही जाए, ये भी लालच होता है। अभी देवगौड़ा की फोटो आई कि वो देवगौड़ा एक जवान किस्म का एक साधु था, 20-25 साल का, उसने भगवा कपड़े पहन रखे थे, वो उसके पाँव छू रहा झुक के। तो एक तरह से हिंदू संस्कार है, लेकिन हर चीज को जो कि सर की तरह घुटे हुए, सर की तरह गोल हो, उसे अगर आप शिवलिंग मान लेते हो तो गलत है। शिवलिंग हमारे यहाँ पूजा उसकी होनी चाहिए जिसको आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, जिसे हम बोलते हैं विग्रह। विग्रह का मतलब होता है उसको आप 7 दिन जो है, 9 दिन जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको एक तुला पे रखते हैं। और तुला पे रखने का तरीका ये है, जब उसकी पूजा होती है तो ये माना जाता है कि अगर आपने कोई भी मान ली शिवलिंग रखा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसमें जब जान आ जाएगी तो उसका वजन जो है ज्यादा हो जाएगा, वो जमीन पे झुक जाएगा। और जब वो जमीन पे झुक जाएगा तो इसका मतलब से प्राण आ गए, प्राण आने से ज्यादा हो गया, तब वो जो है उसका स्थापना की जाती है। तो शिवलिंग उसे बोलते हैं जिसमें कि एक आकार है कि एक योनि आकार में नीचे हौदीसी होती है, ऊपर जो है लिंग का आधा रूप होता है, प्रतिरूप होता है। और ये माना जाता है कि शिवजी का जब, तो ये आता है कि शिवजी को एक बार जब गुस्सा आया तो उनको जो है उन्होंने ये पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तांडव नृत्य किया। और तांडव नृत्य किया तो देवता जो थे विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की माता पार्वती से कि कम से कम शिव जी का क्रोध शांत करो। तो शिव जी के क्रोध को शांत करने के लिए, जैसे आदमी को गुस्सा आता है तो हम कहते हैं सेक्स इज ए बेस्ट जो है स्टिमुलेटर एंड ए बेस्ट एग्जीक्यूटर। तो उन्होंने माता पार्वती ने अपनी योनि में शिवजी का जब लिंग लिया, उसका जो रूप बना वो शिवलिंग है। और उसको जब आप विग्रह में स्थापित करेंगे तब उसकी पूजा होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो ये है कि वो अब जैसे ज्ञानवापी मंदिर में आ रहा है, ये भी शिवलिंग है क्योंकि ये इसका आकार वैसा है, दिखने में वैसा लगता है। फिर उसमें आया ये कई तरह से टूटा हुआ है ऊपर से। फिर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये तो जो है एक तरह से फवारा था जो टूट गया, पानी आता है, फवारा था टूट गया। तो जो अभी अजय मिश्रा जो कोर्ट ने सर्वे के लिए भेजे, उन्होंने उसमें तीली डाल के देखी, तो वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 56
सेंटीमीटर तक वो अंदर चली गई। अब जब ये आया कि भाई फिर ये सवाल उठा कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं उस जमाने में, तो बिजली नहीं थी तो फव्वारा कैसे चला। अब आजकल के बच्चे तो सही समझेंगे कि बिजली नहीं थी तो फव्वारा कैसे चला, लेकिन क्योंकि उन्होंने फव्वारे बिजली से ही चलाए। लेकिन जो लोग साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि जो भी किसी भी तरह की चीज जो है फव्वारा बनती है वो साइफन की प्रकृति से बनती है। साइफन बोलते हैं, हम बचपन में पढ़ते थे कि जैसे आप 4 मंजिल का हमारा मकान है, छत पे आपने टंकी बना ली, टंकी में पानी भर दिया, तो पानी का जो प्रेशर है वो नीचे जब आएगा तो आप अगर नल में देखेंगे तो वो सीधा फव्वारा बन जाएगा। तो इसी तरह देखिए 17वीं शताब्दी में भरतपुर के पास एक डीग के किले हैं, डीग के किलों में ऐसे ही फव्वारे हैं। अच्छा अच्छा। और पूरे फव्वारे चलते हैं आज भी। अब वो पानी का उसूल है, ऊंचाई पे होगा तो प्रेशर से आ जाएगा। ये तो भौतिक शास्त्र है, बहुत सिंपल। और भौतिक शास्त्र में इन्होंने इलेक्ट्रिकल साइंस घुसेड़ दी। और फिर कहते हैं जी वो नहीं होता। तो हिंदुस्तान में इस समय मैं कहता हूँ कि बेवकूफी का एक समझिए हद से ज्यादा आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ, तांडव चल रहा है। कौन आदमी कितनी बेवकूफी की बात करता है, और जो जितनी बेवकूफी की बात करेगा उसके लोग ताली बजाएंगे कि देखिए बेवकूफी के बारे में तो मैं अक्सर वो याद दिलाता हूँ कि देखिए जिस मुल्क में लोगों को गोबर खाने और पेशाब पीने तक तैयार कर लिया गया हो, तो फिर तो वो ऐसी ही सब कुछ हरकतें करेंगे। नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए साइंस की बेइज्जती है। हम जो है आदिम युग में जा रहे हैं। बिल्कुल। थोड़े दिन बाद जो समझदार जानवर होंगे वो भी आदमी पे हंसेंगे, ये कैसे आदमी है। जैसे जानवर हंसेंगे इंसानों पर, बिल्कुल हंसेंगे कि ये कैसा बेवकूफ आदमी है। ये बहुत यानी हम तरक्की कर रहे हैं और ये हमारे स्तर से भी नीचे आ रहे हैं। जी जी जी। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान में इस समय कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कहूंगा कि हिंदुस्तान में कानून की धज्जियां खुद सुप्रीम कोर्ट उतार रहा है। वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी पर आने वाला था। ये एक जज हैं PS नरसिम्हन जी, वो क्या कुछ है उनकी बैकग्राउंड और इस केस को वो सुन रहे हैं, आखिर क्या है, आप एक वकील के तौर पे बताइए। देखिए 3 जजों की बेंच है जो इस मामले को सुन रही है। सुप्रीम मामले को सुप्रीम कोर्ट में DY चंचूड़ की है, जस्टिस सूर्यकांत है और जस्टिस PS नरसिम्हन है। अब नरसिम्हन की तीनों की बेंच सुन रही है इस बात को। अब नरसिम्हन कौन है? जब गोगोई साहब के टाइम में 5 जजों की बेंच बनी थी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुनने के लिए, तब उसमें जो है हिंदू पक्षकार के वकील थे PS नरसिम्हन। बताइए। और इन्होंने सारी दलील दी कि भाई ये जैसे जो भी वकील को देनी चाहिए, उन्होंने सारी वकील के रूप में दलीलें दी और वो उसमें पक्षकार थे। उनका नाम आज भी उसमें लिखा हुआ है जजमेंट में कि PS नरसिम्हन इस फलाने पक्ष के थे। अब जो व्यक्ति किसी भी पक्षकार का एक तरह से वकील है या उसका संबंधी है, जानने वाला है, और वो जज बन जाए, तो हमेशा ये होता है कि जज को उस मामले से अपने को रिक्यूज कर लेना चाहिए कि मैं इस मामले को नहीं सुनता क्योंकि मेरी इसमें एक तरह से मैं अपने विचार दे चुका हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और एक जुडिशियल प्रोप्राइटरी है कि भाई ये लगना चाहिए, न्याय होना ही नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए। बिल्कुल। अब न्यायाधीश जो है अपने मामलों को नहीं सुन सकते, लेकिन इसमें PS नरसिम्हन अभी भी वकील है, अभी भी जज, और जज भी हैं। और जज होने के बाद आप ये समझिए ना तो किसी मुस्लिम पक्षकार ने इस मामले को उठाया, ना सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बड़े एक्टिविस्ट लोग हैं उन्होंने उठाया, ना मीडिया ने उठाया, ना किसी ने बात उठाई कि इनको इस मामले से अपने को अलग कर लेना चाहिए। देखिए इतनी बड़ी बात कही है। मैं इसमें एक चीज और याद दिला दूं अपने दर्शकों को। जब अयोध्या वाला केस चल रहा था, लंबे अरसे तक केस चला, उसमें मुस्लिम पक्ष ने, जो खास तौर पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और जफरयाब जिलानी एंड कंपनी, किसी ने नरसिम्हा राव के उस स्टेटमेंट को कभी नरसिम्हन नहीं मैं नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उन्होंने फौरन बयान दिया था कि मैं इसका स्टेटस को वापस कराऊंगा, यानी मस्जिद बनवाऊंगा वापस। इस बात को मुस्लिम पक्ष ने कभी याद नहीं दिलाया, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, नहीं तो एक हक बनता था कि एक प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी। तो ये होता है मुस्लिम पक्ष के वकीलों का भी और सबका हाल। असल में डाउट और शक ये है, बहुत लोगों को शक है, और ब्लैक एंड व्हाइट कागजों में देखा जा सकता है। अगर कोई पत्रकार इसको देख रहा हो तो वो देखे, इन्वेस्टिगेट करे। कोर्ट में बहुत से बेगुनाहों को जो आज़ाद कराने का ड्रामा चल रहा है, मैं उसे ड्रामा कह रहा हूँ,
उनके ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर्स देखे अदालत में, वहां क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं उनके वकील, और बिल्कुल एजेंसियों से मिले हुए। मैं सबूतों की बुनियाद पे कह रहा हूं। अब भी आप जो बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इसको इससे इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि अब जो यासीन मलिक का मामला यासीन मलिक का नहीं, PS नरसिम्हन वाले मामले में भी अब तक मुस्लिम पक्ष ने या मस्जिद पक्ष ने खास तौर पर इस बात को क्यों नहीं उठाया। और दूसरी बात और है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी मामले को मतलब मैं इसमें सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष अभी से मिला हुआ है जो अदालतों में जो काम कर रहा है। तो ये है हकीकत। देखिए, आम लोग तो नफरत करके और सड़कों पर आकर के नारेबाजी और लड़ना झगड़ना सब करते हैं, लेकिन ऊपर से सब ये मिले हुए हैं। आखिरी नतीजा आप इससे ले सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज तक इन वकील साहब का, जो आज सुप्रीम कोर्ट की जज में है, 3 जजों में से एक हैं, उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अब आप भी देखिए, हम भी देखें आगे क्या कुछ। नहीं, हमने तो उठाया है। हाँ, आपने। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसमें जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट सुनने लगती है, तो निचली अदालत पर रोक लग जाती है। बिल्कुल। यहाँ ये पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, पैरेलल हियरिंग जो है मुंसिफ कोर्ट में भी हो रही है और हाई कोर्ट में भी हो रही है साहब, और साथ साथ चल रही है। जी। यानी कि अगर मान लीजिए कल को जो मुंसिफ जो जिला का जो न्यायमूर्ति है, अगर वो ये फैसला दे दे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फाइंडिंग गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रहेगी? ये इसलिए बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर 3 अदालतों में चलने दे रही है, और स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो ऊपर जाए, फिर उसके बाद अपील। आमतौर पर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपील वाली अदालतें हैं। अब तो डायरेक्ट कूद के वहीं पर जाए। बिल्कुल। तो ये समझिए सुप्रीम कोर्ट के साथ ही, और ये मजाक सा हो रहा है। नहीं, एक चीज इसमें एक पहलू और है। कुछ वकील ये कहते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर पर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा, मैं बाकायदा अरशद मदनी साहब के बारे में भी बता रहा हूं, उनके वकील फौरन हर मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब यह है कि उस फैसले के बाद आप फिर कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल। ये तो नरसिम्हा राव ने शुरू की थी, मैं आपको बताऊं। शुरुआत तो होनी चाहिए। ये शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी। हम बहुत सारी PL डालते थे। PL डालते थे तो होता क्या था, हमें जैसे कोई कानून सरकार ने पास किया, हम उसकी पहले कॉपी लेते थे, फिर उसको पढ़ते थे, फिर उसके सबूत जटाते थे। जटाने के बाद जब हम हाई कोर्ट जाते थे, PL डालते थे, तो पता चलता था कि एक मदन लाल करके नाम था और एक अशोक अग्रवाल करके थे। वो जो है ऑलरेडी वो पिटीशन जो है हाफ बेक्ड आज कानून बना है, उससे पहले उनको कॉपी पता होती थी। वो सुप्रीम कोर्ट में डाल देते थे और डाल के कहते थे ये कानून की फलानी यानी सारी धाराएं लिख देते थे, ये गलत है, इनको जो है अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया जाए। और वो जैसी सुनाई पे आती थी वो जाते नहीं थे। अच्छा, जाते नहीं थे तो वो सुप्रीम कोर्ट उन्हें पढ़ती थी और डिसमिस कर देती थी। डिसमिस होने के बाद जब हम हाई कोर्ट जाते थे पूरी मेहनत के बाद, तो पता चलता था कि इस मामले को तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुकी है, तो यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो हमने जब 15-20 मामलों में ऐसा हमारे साथ हुआ, तब मैंने ये तय किया कि नरसिम्हा राव बहुत बदमाश आदमी है। यानी मैं उसे जहीन आदमी मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि कानून का ये जो दुरुपयोग है नरसिम्हा राव ने शुरू करवाया। तब मैंने उसके खिलाफ JMM MPs ब्राइबरी केस डाला कि मैं तेरे को जेल भिजवा के रहूंगा। तब मैंने उस पर केस डाला, क्योंकि ये परंपरा नरसिम्हा राव के टाइम शुरू हुई, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो एक मीटिंग में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि मुझे तो इंदिरा गांधी ले आई सियासत में, नहीं तो हो सकता है मैं तो वकील था और मुझे हो सकता है मैं चीफ जस्टिस बन के रिटायर हो चुका होता। इस तरह की वो बात कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद में। तो आपने जो बताया वो ये कि उन्होंने ये परंपरा शुरुआत की, और इस परंपरा से सीधा फायदा दूसरी पार्टी को ये होता है, सरकार को होता है। सीधी सरकार समझो आप, सरकार को, क्योंकि सरकार ही तो पहले देगी कि भाई अब ये सारी चीजें हैं, फाइल तो हम बाद में निकालेंगे RTI में या और किसी तरीके से। सरकार तो उसे पुलिंदा बना के दे देगी। सरकार को पूरा फायदा ये होता है कि उसके बाद लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और वो अपने हक में करा करके भाग जाते हैं। और हमारी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो जमीयत और जमात और ये सब उन्हीं के फैसिलिटेटर हैं। ऐसा कई सबूतों के जरिए साबित किया जा सकता है। मैं आपसे पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं। अच्छा, आप बताइए कि ये चाइना जो क्या कुछ कर रहा है हमारे यहाँ। देखिए, चाइना पूरी तैयारी से है। ये मेहमान है या दुश्मन है? देखो जी, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव। जी। और मोदी जी ने तो जब वो आए थे, शी जिनपिंग तो उनको झूला जलाया था साबरमती में। जी। तो मोदी जी के तो मेहमान है, हर दिल अजीज है। अब वो जब भी कोई काम करते हैं, आप देखिए, जब उन्होंने 5 अप्रैल
हाँ। 2020 को सबसे पहले हमारे पेंगोंग त्सो पे और दूसरी जगह पर जो है फिंगर 4 पे जो झगड़ा हुआ उस पर कब्जा कर लिया, हमारे सैनिकों को मार भी दिया। तब से आज तक मोदी जी ने चीन के बारे में बयान नहीं दिया है। अब चीन ने अब जो है पेंगोंग त्सो पे पहले एक पुल बनाया तो बनता रहा, सैटेलाइट इमेज से आता रहा कि भाई ये पुल बन गया, भारत सरकार ने नहीं कब बना। उसके बाद दोबारा हाई रेजोल्यूशन जो सैटेलाइट इमेज आई उसमें पता चला वो दूसरा पुल बना रहा है और बना लिया उसने। और पहला पुल छोटा था, दूसरा पुल ऐसा है जिसमें टैंक ला सकते हैं, 72 गाड़ियां ला सकते हैं, आर्टिलरी ला सकते हैं, बड़ी तैयारी से आ सकते हैं वहाँ। यानी कि अब वो जो है चीन वहां से अगर दिल्ली आना चाहे तो पहले वो 10 घंटे लगते हैं, अब वो जो है 9 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है। हमने वहाँ हाईवे भी बना दिए हैं, जी जी जी, यानी चीन की सीमा तक हमारे हाईवे पूरे हमारे तैयारी है मेहमानों को लेने की। तो आज के समय में संकट यह है कि चीन की सेना अगर ये तय कर ले कि हमें हिंदुस्तान में घुसना है तो 10 घंटे में वो दिल्ली पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि चीन के को ये प्रेरणा कहां से मिलेगी? रूस से मिलेगी। जैसे वो यूक्रेन में उसने कहा कि मैं जो है यूक्रेन पे पूरा कीव पे कब्जा कर लेता हूं। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार चाहती है कि मामला ना उठे और खुद जो है बागची जो कि हमारे स्पोक्स पर्सन है विदेश मंत्रालय के, वो कल कह रहे हैं कि 1960 से इलाका जो है चीन के कब्जे में था। अच्छा भाई 1962 की लड़ाई हुई, उससे पहले भी पहुंच गए वो। उसका मतलब तो हो गया, अगर बागची के बयान को मान लें तो 60 की लड़ाई हमने गलत लड़ी है। जी उनका अगर उनके कब्जे वो चीन के कब्जे में जगह थी। भारत सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, पी शिवशंकर जो कि भारत के एम्बेसडर थे चीन में थे, वो कह रहे, उनके मंत्रालय कह रहा है कि 1960 से ये चीन के कब्जे में थी, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब आपको ठंडा करने का भी इंतजाम कर। आप देखिए 400 साल पुरानी बात तो उठाएंगे कि 1700 में जो है ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हुआ, जिसको अपुष्ट बात है, जिसमें कोई नहीं, हिंदुस्तान का टुकड़ा हिंदुस्तान में रहेगा, उसके तो पूरी जो है खुदाई करेंगे। लेकिन ना तो इन्होंने अभी तक जो लोग वहां पर मरे जम्मू कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले, आपको पता है ना 40 किलो RDX आया और उसकी खोज नहीं हुई आज तक। वो गाड़ी जो इसपे सेंट्रो कार जिसमें वो RDX लाया गया जो कि गुजरात के नंबर की थी, वो किसकी थी ये नहीं पता आज तक। लेकिन हम जो है चीन वहां पर पुल बना रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम्हारे पास ही था पहले। ये आप ही का है साहब, आप आओ जाओ कहीं भी। तो एक तरह से हिंदुस्तान की पूरी इन्होंने जो है, यानी इन्होंने यूक्रेन में जो रूस का हमला हुआ उससे भी सबक नहीं लिया। देखिए एक सोच है कि गुजरात के कुछ कारोबारी जो हैं, अडानी एंड अंबानी, उनका कारोबार चीन से खूब मजबूती से चल रहा है। देखिए अडानी अंबानी का चीन से क्या पाकिस्तान से चल रहा है। और हमारे जो वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके बेटा उसमें जो है पार्टनर है अडानी का। तो और हमारी सरकार उनको प्रमोट करती है। देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है आज के समय में, और सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ वो जो है बाबरी मस्जिद की तर्ज पे जो है ज्ञानवापी मंदिर और ये मथुरा का ईदगाह, उस पे लोगों को उलझाना चाहती है। हर जगह सोचती है कि हम जो है औरंगजेब का जो मकबरा है उसको खोद दें, फलानी जगह खोद दें, ताकि आपका ध्यान ना तो चीन पे जाए और ना महंगाई पे जाए, ना आपका पेट भरने का इंतजाम भी है उस पे भी ना जाए। तो ये महंगाई कहाँ तक जाएगी साहब? ये तो देखिए, मैं कल ही आशीर्वाद का आटा लाया, 60 रुपए किलो मिला। जी 60 रुपए किलो। देखिए बाबा रामदेव बेचते हैं 75 रुपए किलो। बताइए 75 रुपए किलो आटा, यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो वो कम से कम 20-25 रुपए की एक रोटी बैठेगी। देसी घी 728 रुपए किलो बिक रहा है। जी भैंस का वो भी, गाय का लोगे तो वो कहेंगे 1800 रुपए किलो ले लो। मेरे पास एक सज्जन है, वो वहां से आए राजस्थान से, वो ले आए गाय का घी, बोले जी गाय का घी है 25,000 रुपए किलो है। अब मैंने उसे रख रखा, मेरी हिम्मत नहीं होती मैं उसे खा लूं। 25,000 रुपए किलो? 25,000 रुपए किलो गाय का घी। तो उसमें क्या है भाई 25,000? वो बताते हैं जी वहां से गाय मंगाई थी गुजरात से। अच्छा। और इसको हम फलानी, गुजरात की गाय थी ये, गुजरात की गाय का भी जो घी है वो 2500 रुपए, 25,000 रुपए किलो। ये देखिए आप, 25,000 में एक जमाने में घर का छोटा मोटा फंक्शन हो जाता था। अब वो 1 किलो घी जो है वो रखा हुआ है। वो मेरे ख्याल से आपको वो करना पड़ेगा जो वो एक जमाने में कहानी सुनते थे ना, कि वो ऊपर से टच करके खा लेता था। नहीं हिम्मत ही नहीं होती। आप खोलो हिम्मत मर जाती, लोगों को बताते रहो ये 25,000 का है। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो हम थोड़े बहुत हंसे या मुस्कुराए, ये बिल्कुल मुस्कुराने और हंसने का मौका नहीं था, लेकिन इसलिए कि थोड़ा बहुत कभी कभी मुस्कुरा भी लें। आप अगर अपने आसपास देखें, आपको मुस्कुराने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। अब जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, पेट भरना एक बड़ा मसला हो गया है, अब उसके बाहर कुछ सोचने की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक लंबे अरसे से लोग कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल। जो भी
खाने के अलावा जरूरत की चीजें उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं जा रही है, क्योंकि दिन ब दिन एक तरफ तो रोजगार खत्म हो रहा है, कारोबार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ महंगाई, हर तरफ से सैंडविच बनाया जा रहा है। तो ऐसी हालत में देश कहाँ तक पहुंचेगा, क्या होगा, कब तक इसे बर्दाश्त किया जाए, कब तक। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि श्रीलंका जैसी हालत यहाँ भी हो सकती है। नहीं, हमारी जो इकोनॉमी है आज के समय में बैठ चुकी है। जी, हमें 25 लाख करोड़ का जो विदेशी कर्ज लिया है वो सितंबर में वापस करना है। 25 लाख करोड़ 256 यानी समझिए US$। जी बिलियन US$। तो ये कहाँ से दिया जाएगा, क्या होगा? है नहीं, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है आज। हाँ, तो वो अमेरिका वगैरह में तो खबर आ जाती है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।